बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है और दिन है धुआंधार, आगाज हुआ जिसका गुज़िश्ता रात। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, आज बहुत से अहम मामलात पर हम बात करेंगे बाखबर सवेरा में। सबसे पहले तो उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिचुएशन जो मुल्क की है वो इस तरह की चल रही है कि उसमें हर बंदा उसका तरा निकल जाता है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है, हुकूमत का सपोर्टर है, उसके अलग से तरा निकल रहे हैं। जो अपोजिशन का सपोर्टर है उसके अलग से, क्योंकि गेम जो है वो बार बार कल्टी खाती है। कभी लगता है कि अभी ये हुआ कि एमक्यूएम की जानिब से कल ये कहा गया कि जी एक मुआहिदा अपोजिशन के साथ जो है वो ड्राफ्टिंग तैयार हो चुकी हुई है और उस पर दस्तखत भी हो चुके हुए हैं। तो आज उन्होंने ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन ये कह रही थी कि जी सरप्राइज एमक्यूएम देने वाली है। लेकिन साथ ही साथ हुकूमती वफ्द भी ये कह रहा है कि हमने भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए तो सरप्राइज तो हम देंगे। अच्छा, वैसे बात यह है कि एक चीज़, किसी भी चीज़ पर उस वक्त तक वैसे भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक वो चीज़ हो ना जाए। लेकिन अब मामला ये है कि एमक्यूएम की अपनी क़यादत की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है कि आज इस तरीके से चीज़ें फाइनल होने जा रही हैं और ऐलान किया जाएगा और हुकूमत के साथ बैठने के बजाय बैठेंगे ऑपोजिशन के साथ। अब इस सिचुएशन में सोचिए कि परवेज़ इलाही साहब जो कि ये सोच रहे थे कि वो वजारत आला का कलमदान संभालेंगे, किसकी जानिब से? हुकूमत की जानिब से। लेकिन उनके साथ एक तरह से हाथ हो गया, क्योंकि जरदारी साहब के पास लग ये रहा है कि तुरुप का पत्ता था। मगर सियासत में कोई भी चीज़ हर्फ आखिर नहीं होती। बिल्कुल ऐसे, और जरदारी साहब ने भी यही कहा है कि अब हम अपनी मर्जी का वजीर आला पंजाब चुनेंगे। टॉप स्टोरीज के बाद वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाने की पेशकश। मकसद खत की हकीकत को सामने लाना है। वजीर आज़म कहते हैं 7 मार्च को खत मिला, एक रोज बाद ही अदम एतमाद की तहरीक सामने लाई गई। डिप्रेशन और जहनी दबाव के शिकार मरीज उदास और मायूस रहते हैं। फैसला साजी कमजोर और तबीयत में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तशखीस जल्द होना जरूरी है। नफ्सियाती मसाइल की देर से तशखीस नुकसानदेह हो सकती है। ख्वाजा सरा भी समाज का अहम हिस्सा हैं। उनको तालीम याफ्ता बनाने के लिए पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। मुल्तान के बाद लाहौर में भी ट्रांसजेंडर के लिए अलहदा स्कूल बनाने का फैसला। ऑलराइट जी, जब सिचुएशन ये बनी थी, आप ये सोचिए कि रात में और रात गए इतना कुछ चेंज हुआ कि आप ये सोचिए कि जब ये मामला सामने आया कि एमक्यूएम मुमकिन तौर पर साथ दे सकती है ऑपोजिशन का, तो उस वक्त फौरन हुकूमती जो रहनुमा है वो भी ट्विटर पर एक्टिव हो गए। उनकी जानिब से बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा। घबराना नहीं है इसे लेके, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा था, लेकिन ऐसा हो गया। फिर जब एमक्यूएम के अपने रहनुमाओं ने तस्दीक की तो फिर अभी देखें कि क्या सिचुएशन बनती है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन आज शाम तक जो है एमक्यूएम ऐलान कर देगी कहाँ पे स्टैंड करती है। दोपहर तक कर देंगे, दोपहर तक या शाम तक ये खबरें इस तरह से गर्दिश कर रही हैं। बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें तो बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि ऑपोजिशन के नंबर जो हैं वो बढ़ चुके हैं 172 से भी ऊपर, और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके नंबर गिर चुके हैं, यानी 172 से नीचे आ चुके हैं। बहरहाल सबसे पहले हम बात करेंगे जी वज़ीर आज़म इमरान खान को जो धमकी आमेज़ ख़त मौसूल हुआ था उसके बड़े चर्चे रहे, और उसके बाद ये कहा गया अपोजिशन की जानिब से कि अगर कोई ख़त है तो वो सामने लाया जाए। और इसी तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कह दिया कि ये जो धमकी आमेज़ ख़त है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाने की पेशकश करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़े इदारे के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सो उनको मैं ये ख़त दिखा सकता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकसद ख़त की हकीकत को आश्कार करना है। धमकी दी गई कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के संगीन नताइज हो सकते हैं, और उन्होंने कहा कि उसके एक दिन बाद ही तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी के तर्जुमानों को कल ब्रीफिंग दी है इस हवाले से भरपूर, और साथ ही साथ उन्होंने अपोजिशन और तहरीक अदम एतमाद की क्या पोजीशन है इस पर भी बात की है। बहरहाल जो विफाकी वज़रा हैं उनका इस सारी सिचुएशन में क्या मौक़िफ़ है, आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर दिखाते हैं। वज़ीर आज़म तैयार हैं ये मुरासला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं हुई थी, उससे पहले ये मुरासला आया है। मुरासले के अंदर बराहे रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। 2 टोक अल्फाज के अंदर ये भी लिखा जा रहा है अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, इमरान खान वज़ीर आज़म रहते हैं तो खौफनाक नताइज आ सकते हैं। जिस धमकी की बात की वज़ीर आज़म ने वो
वो बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक से जोड़कर वजीर आजम इमरान खान का वजीर आजम के मनसब पर बैठने से बराह रास्त जुड़ा हुआ ये मुरासला है। बराह रास्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जिक्र हो रहा है। बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। राब्ता हमें वाज़े तौर पे नजर आता है। किरदार कौन कौन है, एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है और वो नवाज शरीफ है। वो लंदन बैठे में, वो बाहर मुलाकातें कर रहे हैं। पीडीएम की सीनियर लीडरशिप है, वो भी लाइल्म नहीं है। जो कहते थे कि सारे मामला तय पा गए हैं, उस वक्त सबको कह रहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, क्योंकि इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का एक स्टूज बन जाते हैं, वो उनके अलाकार बन जाते हैं। सो जब आपने नवाज शरीफ वहाँ पे बैठ के वहाँ पे उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, जो बहुत सारी रिपोर्ट भी हुई हैं जिसमें उनकी इजरायली जो सफारतकार हैं उनसे मुलाकातें हैं, बाकी लोगों से मुलाकातें हैं। अच्छा जी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जिक्र कर लेते हैं, जिनको वजारत आला की ऑफ़र हुई है हुकूमत की जानिब से और अब वो बाकायदा वजारत आला के लिए नामजद कर दिए गए हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद के बाद वजारत आला की जो मनसब है वो संभालेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा अगर कि कामयाब हुए तो, लेकिन उन्होंने कहा नाकाम होगी। उन्होंने कहा इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। बिल्कुल, अगर बड़े कॉन्फिडेंट है वो, नाकाम करवाने में कामयाब हो गए। याद रहे कि ये बयान उस वक्त का है जब ये एमक्यूएम वाली सिचुएशन वाजे नहीं हुई थी। लेकिन वो तो कह रहे हैं एमक्यूएम को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। अब पता नहीं बोर्ड कौन सा है और एमक्यूएम की अपनी क़यादत की जानिब से कहा गया है, लेकिन बात वही है कि भैया सियासत में कुछ भी हो सकता है। हम कुछ कह रहे हैं, एमक्यूएम की लीडरशिप की जानिब से कुछ कहा गया, लेकिन हतमी तौर पर जब इसका ऐलान नहीं होता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी वोटिंग में भी दिन बाकी है, अभी तो बहस शुरू होगी। अब इस हवाले से परवेज़ इलाही साहब ने क्या मौक़िफ़ दिया है, ये ज़रा सुन लीजिए। मरियम बीबी को पसंद नहीं था हमारा वो इस तरह, और फिर काफ़ी मरियम बीबी का जो पूरे का पूरा ग्रुप है वो ये महसूस करता था कि ये हम 5 या 7 सीटों वालों को, 10 सीटों वालों को क्यों हम सारा कुछ ही दे दें। मैं इतलात मिल रही थी, आपका जो टाइम पीरियड है वो 3-4 महीने का है और इससे ज़्यादा नहीं। नेचुरल हमारा एक अलायंस जो बनता है ना, वो पीटीआई के साथ बनता है। नवाज शरीफ साहब का अपना एक स्टेटस है, सारा कुछ है। भाई का जो वीटो है ना, वो उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। एमक्यूएम जो है ना वो ऑन बोर्ड है। जहांगीर तरीन साहब से मेरी खुद कल बात हुई, फिर मोनू साहब लंदन गए तो उनके बेटे ने बात कराई। जरदारी साहब का आज भी दिल में हमारा बहुत एहतराम का रिश्ता है, उसी तरह रहेगा। अच्छा जी, परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है ऑपोजिशन को। आप सोचिए कि बात बन गई थी और जरदारी साहब ने भी इस पर कहा कि भाई रात को हमसे बात हुई थी, सुबह कहीं और चले जाते हैं, और कहा यह जा रहा है कि इसका सारा मरकज़ मंबा मोनिस इलाही साहब थे। और आपको भी याद होगा कि जब उनके बयानात सामने आते थे तो वो सामने से बैठ के जिस तरह से एतमाद दिलाया था वज़ीर आज़म को, एतमाद दिलाया था। और दूसरी बात ये कि अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी रात को हमें मुबारकबाद देते हैं, सुबह कुछ और कहते हैं परवेज़ इलाही साहब, उनसे तो शिकवा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इसको मोरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं नवाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा कि अगर टाइम से ये ऑफर कर दी जाती तो परवेज़ इलाही साहब यानी काफ लीग जो है वो ऑपोजिशन के साथ आज होती। आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को कल पैगाम पहुंचाया और उन्होंने कहा कि ये वाजे कर दें कि आप तहरीक अदम एतमाद में सीरियस भी हैं, संजीदा भी हैं या नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये मामला इतनी देर टालते रहे आप लोग तो ये मामला अब खराब हो चुका है। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह साहब भी इस मौके पर फरमाते रहे कि भाई हमारे पास तो 172 क्या उससे भी 10 ज़्यादा हैं, 10 क्या 20 ज़्यादा है, मतलब जितने मुंह उतनी बातें, हर कोई अपने हिसाब से बढ़ चढ़ कर बात कर रहा है, लेकिन अददी बरतरी अभी बज़ाहिर ये लग रही है कि हासिल है हुकूमत को नहीं बल्कि ऑपोजिशन को, और उसके अंदर चक्कर यही है कि भाई सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। इस मौके पर हम कह दें कि जी ऑपोजिशन को बरतरी हासिल है, पता चले कि हुकूमत जो है वो पांसा मार जाए, तो लेकिन जब तक वोटिंग नहीं होगी हम कैसे कह सकते हैं कि किसके नंबर पूरे हैं किसके नंबर पूरे नहीं हैं। वल्लाह आलम किसके नंबर पूरे हैं। यहाँ पर तो 5 मिनट में दुनिया इधर से उधर हो जाती है, अभी तो दिन पड़े हैं बड़े। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी उस्मान डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान डार साहब आपको वेलकम कहेंगे बाखबर सवेरा में। ये कहेगा कल तहरीक अदम एतमाद पर मुमकिना तौर पर कल वोटिंग हो जाएगी, आपकी कितनी तैयारी है? एमक्यूएम मान गई है या अभी भी एमक्यूएम जो है वो कशमकश का शिकार है? देखें, 5 से 6 वोटों से तहरीक अदम एतमाद पूरी तरह नाकाम होगी, और आप देख रहे हैं जैसे
इत्तेहादियों को क्लेम किया जा रहा था जी कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग काफ की बात की जा रही थी, MQM की बात कर रहे थे, तो मुस्लिम लीग काफ पहले ही ऐलान कर चुकी है, अब वो हुकूमत के साथ खड़ी है। GDA भी पहले ऐलान कर चुकी है और MQM भी आप देखेंगे कि मुझे उम्मीद है कि आज ऐलान कर देगी। अपोजिशन को बुरी तरह नाकामी का सामना होगा तहरीके अदम एतमाद वाले दिन। अच्छा, डिस्पाइट इट ऑल जरदारी साहब ये दावा करते हैं कि ऑपोजिशन का उम्मीदवार ही कामयाब होगा और परवेज इलाही साहब वजीर आला नहीं बनेंगे पंजाब के। देखिए, मैं समझता हूँ चौधरी परवेज इलाही साहब आसानी से वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, इसलिए कि 12 से 15 MPA जो मनहरफ अरकान है मुस्लिम लीग नून के पंजाब में, वो भी उन्हें वोट करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप भी हमें उम्मीद है और जिससे ख़बरें आ रही हैं कि चौधरी परवेज इलाही पे वो एतमाद का इजहार करेंगे। और जैसे आप देख भी रहे थे, बहुत अरसे से पंजाब में तब्दीली की बात चल रही थी और चौधरी परवेज इलाही साहब ने पहले भी बतौर वज़ीर आला पंजाब 5 साल पंजाब को चलाया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है। हमारे इत्तेहादी भी हैं, 3.5 पौने 4 साल से बतौर स्पीकर भी काम कर रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है चौधरी परवेज इलाही साहब बासानी जीत जाएंगे इलेक्शन। उस्मान साहब, अब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, ये कहिएगा कब तक वाजे कर दिया जाएगा अपोजिशन को कि किसके पास नंबर्स पूरे हैं? मेरा ख्याल है अगले 48 घंटों में पाकिस्तान में ये सियासी जो बादल हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ख़ास तौर पे MQM का एक फ़ैसला कुन वोट है और जैसे ही MQM फ़ैसला करेगी और मैं समझता हूँ कि तरीके अदम एतमाद की जो पटारी है ये बंद हो जाएगी, तो अगले 48 घंटे में आपको इंशाल्लाह ताला खुशखबरी मिलेगी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब। और वाक़तन आपने जिस तरह से कहा तो MQM ने तो अपना रोल प्ले कर दिया है, मतलब एक तरह से उन्होंने बता दिया है कि भाई वो डिसाइडर होंगे। आपने 48 घंटे का कहा था, वो चंद ही घंटे में अभी हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें मज़ीद भी अनफोल्ड हो जाएंगी। ऑब्वियसली हुकूमत ये कोशिश करेगी अब भी किसी तरीके से तो आजा साढ़े कोल, बट देखते हैं कि किसका ज़्यादा पलड़ा भारी होता है। और दूसरा ये है कि आप ये देखें कि इलेक्शन की जो इंतखाबी सियासत है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये ज़रूरी था MQM के लिए, क्योंकि अगर शहरी सिंध से नशिस्तें देखें तो ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल की थी, जिनका MQM पाकिस्तान को नुकसान होगा। अगर उनके साथ अभी इत्तेहाद करते तो आगे इंतखाबी सियासत में भी उनको लेकिन नुकसान ये बात अपनी जगह है, लेकिन दूसरी बात ये भी है, जब अपोजिशन को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सरप्राइज़ दिया, परवेज़ इलाही साहब ने एक पोजीशन ले ली, उन्होंने कहा जी अब मैं इस साइड पे जा रहा हूँ और वज़ारत आला की उनको ऑफ़र मिल गई। लेकिन MQM के पहले तो ये कहा जा रहा था कि तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं वो एक साथ फैसला करेंगी। अब MQM को अपोजिशन की जानिब से ये किया गया कि हम अब इस सरप्राइज़ का जवाब सरप्राइज़ के साथ देंगे MQM को साथ मिलाकर। तो पूरी कोशिश की जा रही है और MQM भी ये कह रही है कि हमने मामला तय हो चुके हैं, ऑलमोस्ट साइन हो चुके, दस्तखत हो चुके इस मुसव्वदे पे, लेकिन लेट्स सी कि अब ऐलान क्या करते हैं। MQM की क़यादत की जानिब से बता दिया गया कि अब द गेम इज ओवर उनके हिसाब से, लेकिन लेट्स सी। अच्छा, दूसरा आप वो बात कर रही थी ना कि वोटिंग का, अब अभी वोटिंग नहीं होगी, अभी इस पे बहस का आगाज होगा। 2-3 दिन बहस होगी, उसके बाद दिस इज हाउ इट वर्क्स, तो वो ये है। तो अब जनाब हम क्या बात करने जा रहे हैं? अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे मुआशरे का एक अहम हिस्सा ख्वाजा सरा, जिनको हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं, जिनको जब वो मुआशरे में मूव करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो भी हैं जिस तरह से पैदा हुए उनकी पैदाइश में इंसान का कोई रोल नहीं है, उसके बावजूद हम इनको इतना धुतकारते हैं, इतना हमारा हतक अमेज़ रवैया इनके साथ होता है, सलूक इनके साथ होता है, जिसकी वजह से वो जो मुआशरे के एक अहम शहरी बन के ज़िंदगी गुजारना जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से वो अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, रोल प्ले इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मुआशरे में इनसेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से हम बात करते हैं कि रंग और नस्ल के हिसाब से लोगों को डिसरिस्पेक्ट करना हमारे यहाँ कॉमन है, ऐसे में ख्वाजा सरा एक तीसरे फरीक की हैसियत से जब सामने आते हैं तो लोग उनको कबूल करने से इनकारी होते हैं। अपनी फैमिलीज़ जब कबूल नहीं करती, अपने माँ बाप जब कबूल नहीं करते, तो दूसरे ज़ाहिर है कि उसी पे नक्शे कदम पर चलते हुए ऐसे करते हैं। अच्छा, हुकूमत पंजाब इस सिलसिले में काफ़ी एक्टिव रही है, उनकी जानिब से ये फैसला किया गया कि इनको ना सिर्फ ये कि मुआशरे का हिस्सा बनाया जाए बल्कि एक मुफीद शहरी के तौर पर इनको एजुकेट भी किया जाए। अब चक्कर ये है कि ऐसे में ये नहीं हो सकता कि चूँकि जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे दीगर बच्चों को, कि ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट किया जाए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मुश्किल है बहाल करना।
तो इसके लिए एक सेपरेट स्कूल अभी खोला गया है और अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। और आज से कुछ अर्सा पहले भी हमने इससे मुताल्लिक बात की थी कि पंजाब हुकूमत तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव के लिए इन्होंने जो फैसला किया कि ये इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं। क्या सिचुएशन है लाहौर और मुल्तान में, क्योंकि लाहौर में कहा जा रहा है कि पहले से एक स्कूल कायम है और वहाँ पे अब स्कूल बल्कि एक खोला जा रहा है। तो इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे हसन हफीज़ लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि मुल्तान से ताहिर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे, हसन हफीज़ से जानेंगे। हसन, ये कहिएगा कब तक ये स्कूल खोल दिया जाएगा और इस सिलसिले में कितना काम हो चुका है अब तक? देखिए जी, महकमा तालीम पंजाब ने बड़ा अच्छा एक इक़दाम किया है ट्रांसजेंडर्स के लिए। ट्रांस स्कूल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। इस सबसे पहले जो स्कूल बनाया गया था मुल्तान में बनाया गया था और लाहौर का सबसे पहला एक दूसरा ये स्कूल है जो कि लाहौर में सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बनाया जा रहा है। और यहाँ पर बरकत मार्केट में गर्ल्स हाई स्कूल जो है उसको फाइनलाइज़ किया गया है और वहाँ पर जो फीमेल स्टाफ को रखा गया है 50% जो है वो ट्रांसजेंडर्स उनकी एनलिस्ट कर लिया गया है और जल्द ही वहाँ पर तालीम शुरू कर दी गई है। क्योंकि सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का ये कहना था कि जिस तरह से ट्रांसजेंडर्स को नेगलेक्ट किया जाता है, जैसे आपने भी फरमाया कि जिस तरह वो ख़ुद भी फील्ड में नहीं आने दिया जाता उनको, या मुख्तलिफ जो सेक्टर्स है वहाँ पर उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है हुकूमत का कि उन्होंने पहली दफ़ा ट्रांसजेंडर्स के लिए एजुकेशन सिस्टम को ओपन किया है। और यहाँ पर जो पहला स्कूल है उसके बाद अगला स्कूल जो है वो मुख्तलिफ डिवीजन्स वाइज बनाया जाएगा। ये महकमा तालीम पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं वो काफ़ी तारीख में पहली दफ़ा हुए हैं और ये ट्रांसजेंडर्स का स्कूल भी जो पहली दफ़ा हुआ है। और यहाँ पर जो स्टाफ होगा वो फीमेल स्टाफ रखा जाएगा और जो फीमेल जो स्कूल्स होंगे वहाँ पर इनको रखा जाएगा और हर लिहाज से तमाम सहूलियात उनको फराहम की जाएंगी। इससे पहले जो एक जी मैं ये जानना चाह रहा था बेसिकली हसन, इससे पहले कि हम ताहिर भाई हमारे मौजूद हैं उनकी जानिब जाएं, ये ज़रा बताइएगा कि जो तस्वीर या जो वीडियोज़ में देख रहा हूँ तो उससे ये लग रहा है कि ये तालीम बालिगा है। तो ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं क्या उनको भी तलाश करके कन्विंस किया जा रहा है कि वो भी स्कूल में आ सकें ताकि बचपन से उनकी तालीम का सिलसिला शुरू हो सके? बिल्कुल इशफाक, ये जो तालीम बालिगा है बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि उनको कन्विंस करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो ट्रांसजेंडर्स के स्कूल के साथ साथ उनको भी कन्विंस किया जा रहा है और उनको भी शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है और उनकी भी लिस्टें तैयार की जा रही हैं। और सबसे अहम इक़दाम ये है कि जब ये एजुकेशन हासिल करने के बाद फील्ड में निकलेंगे तो इनको मुख्तलिफ सेक्टर्स में मौका फराहम किया जाएगा। जिस तरह से अब देखा जाता है कि मुख्तलिफ ख्वाजा सरा एहतजाज कर रहे होते हैं कि उनको नौकरियां नहीं दी जा रही है क्योंकि उनकी एजुकेशन भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो लेकिन इस सूरत हाल से फ्यूचर में निपटने के लिए ये इक़दाम किया गया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में ख्वाजा सरा भी आपको काम करते दिखाई देंगे। मुख्तलिफ काम जो शोबे हैं वहाँ पर उनको नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा, इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है इशफाक, जिससे उनको एक मौका फराहम किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और तालीम जो है वो बुनियादी हक है, वहीं से आगे मामला बढ़ता है, वहीं से आप आगे मुआशरे में मूव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन में ज्वाइन कर सकते हैं आप। ताहिर खान मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ताहिर, मुल्तान में पहले से ख्वाजा सरा के लिए जो स्कूल मौजूद है उसकी क्या हालत है? वहाँ पर तमाम सहूलियात मौजूद हैं, वहाँ तालीम का सिलसिला किस तरह से जारी है? जी बिल्कुल, ये जो पंजाब हुकूमत का ट्रांसजेंडर स्टडीज़ का प्रोजेक्ट है ये सबसे पहले मुल्तान में शुरू हुआ है और गर्ल्स कम्प्रिहेंसिव स्कूल जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ ये मुल्तान गर्देजी मार्केट के साथ गुलगश्त की कॉलोनी में ये स्कूल वाक़े है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ अभी जब मैंने टीचर्स और स्टूडेंट्स से यहाँ पर बात की तो उनका ये कहना था कि जो पंजाब हुकूमत ने ये स्टेप उठाया है इसमें उनकी तालीम के साथ साथ उनकी इज़्ज़त का बहुत ख्याल रखा गया है। क्योंकि बात यहाँ पर यही हो रही थी कि उन्हें जो है वो डिसरिस्पेक्ट फील होता है, किसी और इदारे में जाते हैं, लड़कों में अगर वो बैठे हैं या लड़कियों की क्लास में अगर वो बैठे हैं तो उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। जहाँ जो उनके लिए अलग से बनाने का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, फिर उनका दिल नहीं करता कि वो किसी भी जगह पर जाएं, लोगों के साथ इंटरैक्टिव हो। जी, और यहाँ पर इसके लिए प्लस पॉइंट इनके साथ ये भी है कि इनके 2 टीचर्स यहाँ पर जो एमफिल और हाईली क्वालिफाइड हैं वो भी ट्रांसजेंडर ही हैं। अच्छा, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट वो इनको यहाँ पढ़ा भी रहे हैं, इसके साथ फीमेल स्टाफ भी हैं और डेली जो इनकी क्लास है वो 3 से 5 बजे तक होती है। 18 लोग जो थे शुरू में इनरोल हुए थे जब ये जुलाई में इफ्ताह हुआ था 19 से 20 जुलाई को।
डॉक्टर मुराद रास यहाँ पर आए भी थे, वजीर तालीम पंजाब, उन्होंने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। और आप ये देखें सहूलियात के बारे में पंजाब हुकूमत इस वक्त इनका इतना ख्याल कर रहे हैं कि ये जिस रूट से आते हैं उस रूट के लिए इनको रिक्शा या फिर अगर मेट्रो लगती है तो मेट्रो के लिए कार्ड, और इनके लिए टाइम भी ऐसा चूज किया गया है दोपहर 3 से 5 बजे तक का, ताकि अगर ये कोई काम धंधे कर रहे हैं जो घर से आ सकते हैं वो भी ये करते रहें और बाइज्जत तरीके से पढ़ाई भी ये कर सकें। और इसके साथ साथ एक और चीज़ सामने यहाँ पर आई वो ये है कि ये जो स्टूडेंट हैं ये 18 से शुरू हुए थे और ये 25 को क्रॉस कर चुके हैं, और इनके जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो मोबिलाइज भी कर रहे हैं गुरु के पास जाकर और जगहों के पास जाकर, बड़ी अच्छी आप बच्चों को भेजें और वो पढ़ाएं। बड़ी अच्छी बात है और कि ये इसकी मोबिलाइजेशन एजुकेशन जी बोले एजुकेशन के लेवल से इनके 2 क्राइटेरियाज बनाए गए हैं। नर्सरी से इंटरमीडिएट तक इनको इधर ही पढ़ाया जा रहा है, उसमें उनकी एज मैटर नहीं करती। उनके लिए एक स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किया गया है नर्सरी से मिडिल तक, जिसको जापान से तैयार करवाया गया है, वो इनको यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद मिडिल से इंटरमीडिएट तक जो पाकिस्तान का कोर्स है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ इनकी जो स्ट्रेंथ है वो अब बढ़ना शुरू हुई है, और ये जो इनका टाइमिंग है इसमें उन्होंने एक चीज़ फील की है कि वो अपने काम छोड़कर नहीं आ सकते। कोई डिफरेंट, वो आपने बता दिया ना कि 3 से 5 बजे का टाइम इसीलिए दिया गया है, तो वो आप एलेबोरेट कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर भाई, और हसन हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे। और एक चीज़ है भाई, जब पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मौजूद है, एक आईनी आपका हक है, आर्टिकल 25 से वाज़ेह तौर पर स्टेट करता है कि 5 से 16 साल की उम्र के तमाम बच्चे, उसके अंदर कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं की गई, तमाम बच्चों को रियासत तालीम फराहम करेगी मुफ्त। तो ये चलें, अच्छा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है भाई। हमारे माशरे के जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा एक्सेप्टेंस इस हवाले से लानी होगी, थोड़ा सा अपनी सोच को खोलिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम बात करने लगे हैं ज़िंदगी के मामलात के बारे में कि जब हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी बड़ी स्ट्रेसफुल सी हो चुकी हुई है, जितनी हसल बसल है, इसमें हमारे निजी मामलात जो हैं वो अक्सर हमें ज़हनी तनाव का शिकार कर रहे होते हैं। इसके अलावा जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट भी आपकी ज़हनी असरात मुरतब करता है। फिर ऐसे मामलात भी होते हैं कि अक्सर हम जिस्मानी बीमारी का शिकार होते हैं, तो वहाँ से हम जो है वो जहनी बीमारी का शिकार भी होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, बहुत से अवामिल हैं जिसका आपने भी तस्करा किया। घर से आप निकलते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, वो भी आपके लिए एक कांस्टेंट जो है वो प्रेशर होता है, क्योंकि दफ्तर पहुंचने की जल्दी होती है। अच्छा, दफ्तर में कई मामलात हो सकते हैं, मॉनिटरी इश्यूज होते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। अच्छा, अंडर अप्रिशिएटेड हैं तब परेशान कुन ये चीज़ आपके लिए हो सकती है, और उसके ऊपर सोच के। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ये सोचते हैं तो फिर डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि जाहिर है जिन लोगों से डिस्कस करेंगे क्या उनके पास वक्त होगा या वो खुद भी इस नौयत के मसाइल का शिकार होंगे। लेकिन ये मामला अगर कभी कभार हो तो फिर आप एंजाइटी थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन अगर ये तवालत इख्तियार कर जाए तो फिर ये आपको जहनी तौर पर काफ़ी ट्रिगर कर देते हैं। बहरहाल इसको समझने की ज़रूरत है कि जहनी बीमारी भी एक बीमारी है, क्योंकि हम जिस्मानी बीमारी हो तो हम डॉक्टर से रुजू करते हैं, लेकिन जहनी बीमारी को हम अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं, ये सोच करके हमारे ऊपर एक पागलपन का टैग ना लग जाए। इस पर बात करने की ज़रूरत है। माहिर अमराज नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल अफरीदी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किए। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से हम ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे बात कर रहे थे कि हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस कब तक आएगी कि हम अगर जहनी तौर पर मसाइल का शिकार हैं, क्योंकि उससे तो हम तो मुतासिर हो रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी हम तंग कर रहे होते हैं समहाउ। तो किस तरह से इस पे काम किया जाए? अपनी ज़ात पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने काउंसलिंग करना। पहले तो बात यह कि जब लिटरेसी रेट यानी ख्वानदगी की शरह बढ़ेगी, लोगों को पता चलेगा कि जिन बूथ की चीज़ों से निकल आएंगे। और दूसरा इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है, और मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया भी है। और फिर इसमें यह है कि लोग इसमें जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं या फैमिली के मेम्बरान हैं, वालिदैन, वो इस बात पे आमादा हों कि जिस्म के दीगर अज़ा की तरह दिमाग भी एक उज़ू है, अहम उज़ू है, और उसमें भी कोई ख़राबी हो सकती है। तो लिहाजा अगर हम अपने इंडिविजुअली और कलेक्टिवली ऐसी एफर्ट्स करें कि जिसको बीमारी है तो उस पर हंसे नहीं, और अगर खुद बीमार नहीं है, स्टैट्स बदले हैं जिस तरह काफ़ी बदले हैं कि पहले के मुकाबले में अब लोग रुजू करते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, और उस बात से ये नुमाया नज़र आता है कि हमारी OPDs बहुत ज़्यादा लोग रुजू करते हैं, हमारी क्लिनिक में बहुत सारा रश होता है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि अभी भी 550 साइकेट्रिस्ट हैं, हमें 9000 साइकेट्रिस्ट चाहिए। तो एक लिहाज से एक फैसिलिटी भी नहीं है, और जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ बेइंतहा रश है।
अब मिसाल के तौर पर सिंध के 18 से 20 ज़िलों में साइकेट्रिस्ट ही हैं, 29 ज़िलों में से। तो इस लिहाज से ये है कि अवेयरनेस कैसे फैलेगी जब वो चीज़ की वो सहूलियात ही नहीं होंगी तो रुजू एक कैसे और करें? चीज़ भी है कि बात यह है कि जिस तरह से आपने कहा कि ओपीडीज़ में अब लोग आना शुरू हुए हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर कोई भी जा रहा होगा, अगर आमना अगर जा रही हैं स्किन केयर क्लिनिक तो वो बता के जाएंगी कि हाँ जी मुझे जाना है वहाँ पर, लेकिन अगर साइकाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही होंगी तो वो ये बताने से गुरेज करेंगी। ये हम सबका एक इज्तिमाई मसला है, इसको कैसे कैटर किया जाए? हाँ, इसका देखिए बात यह है कि अभी भी स्टिग्मा समझते हैं लोग इसको, और हम अभी देखते हैं कि पेशेंट बेहतर हो जाते हैं, फिर पेशेंट ही पेशेंट को लाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के लतीफ़े बनाए हुए हैं अजीब व गरीब, ज़हनी अमराज के मुतालिक, ज़हनी बीमारियों के मुतालिक, बल्कि ज़हनी मुआलिजीन के मुतालिक, वो बड़ा उस पर हमें वो करना चाहिए कि हम वो अच्छा, मुआलिजीन के मुतालिक भी लतीफ़े हैं? बिल्कुल लतीफ़े हैं कि ये जो है, और उस पर ये होना चाहिए कि वो मोमिन नहीं जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे को तकलीफ हो। अगर ख़ुद कोई नफसियाती मरीज़ में मुबतला नहीं है तो शुक्रगुजार रहे, और अगर बीमार है तो पहल करे, और अगर बीमार नहीं है दूसरा कोई बीमार है तो उस पर हंसे नहीं बल्कि रहनुमाई करे, उसकी मदद करे। अच्छा, लेकिन हम देखते हैं आप जिस तरह से स्टैट्स की बात कर रहे हैं, जो लोग अब भी वहाँ पर आते हैं चेक करवाने के लिए, ये वो लोग हैं जो जिनके मसाइल बहुत हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी हम जो इनिशियल स्टेज पर रुजू नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है, और इस सिलसिले में मुझे जापान वालों ने बुलाया था, मैं वहाँ गया था। वहाँ किसी भी कारखाने को, किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर को ओपन नहीं होने देते जब तक उसमें मेंटल हेल्थ सर्विसेज ना हो। उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा कि लोगों को द फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल वेयर दे लिव, वेयर दे स्टडी, वेयर दे वर्क। एग्जैक्टली, जहाँ हर स्कूल में मेंटल हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए कि वहाँ के बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगा, सुसाइड होने के बाद वो जाके रुजू करते हैं। तो ये एक सिलसिला ऐसा अगर हो कि अच्छा सर, एक और चीज़ भी है कि आजकल जो स्कूल्स हैं, मिसाल के तौर पर जो अच्छे स्कूल्स हैं उनके अंदर बाकायदा काउंसलिंग होती है, काउंसलर्स होते हैं जो कि बच्चों से बात करते हैं उनकी जहनी सेहत से मुतालिक, मुख्तलिफ इशूज़ से मुतालिक जिनका उन्हें सामना होता है। तो यही चीज़ आपके ख्याल में अगर बचपन से शुरू हो जाए तो इंसान वोकल भी ज़्यादा बेहतर तौर पर होगा? उससे तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर वो बताता है कि पढ़े कैसे, अपने परेशानी पे कैसे काबू पाए, अपने इर्द गिर्द के मसाइल से नंबर आजमा होने कैसे लाए। वो घर में जो चीज़ शेयर नहीं कर पाते वो एक थर्ड पर्सन से कर सकते हैं। और घरों में भी ये होना चाहिए कि वालिदैन जो है वो कम्युनिकेशन गैप है, वो कहते हैं कि बड़े से बात करते हैं शर्म नहीं आती, उसमें इंड्यूस करते हैं शर्म, बजाय ये कि वो ओपन सवाल पूछे। जब उसकी खोज लगाने की सलाहियत होगी तो अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, वो नई चीज़ निकालेगा। क्यूरियोसिटी इज एवरीथिंग। तो लिहाजा हमें घर, मोहल्ले और साथ साथ स्कूलों में और सारे जितने भी इदारे हैं जहाँ लोग काम कर रहे हैं वहाँ ऐसी सहूलियात हों कि लोग जो है अपनी बात, अपनी कैफियत का, अपनी मूड का इजहार कर सकते। अच्छा, एक और फैक्टर है, वो ये फैक्टर है कि मैं जब अपने इर्द गिर्द लोगों से बात करती हूँ जिनको कुछ जहनी मसाइल हों भी, वो ये कहते हैं जी हम साइकाट्रिस्ट के पास जाएं तो फीस ही इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से हम जाते ही नहीं है, यानी लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है अपनी जहनी हालत के लिए। नहीं, ये तो खैर गलत है। एक तो लोगों का ये मफरूज़ा है कि महंगा है। मैं तो समझता हूँ सबसे आसान और सस्ता और सबसे अच्छा रिज़ल्ट वाले साइकेट्रिक के मसल के तौर पर मैं ये लोगों से कहता हूँ कि भाई ब्लड प्रेशर का इलाज कितने अरसे तक है, शुगर का इलाज कितने अरसे तक है, आर्थराइटिस का, ल्यूकीमिया का, उसके मुकाबले में हमारी जो मेजर बीमारियाँ हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, वो तो 8-9 महीने में ठीक हो जाती हैं। और दूसरा, जहाँ तक फ़ीसों का ताल्लुक है, दुनिया भर में ये है कि साइकेट्रिस्ट ज़्यादा टाइम देता है, उसकी फ़ीसें ज़्यादा होती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में हमने कभी ऐसा नहीं किया। सेशंस उनके ज़्यादा कबील होते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क में ये अभी तक लोगों को ये नहीं ऐसा एक्सेप्ट किया, तो जितनी दूसरे स्पेशलिस्ट की फीसें हैं उतनी ही हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है सर, हमारे यहाँ एक मसला और है जिसके अंदर एक तो वैसे कहा जाता है कि आपस में बात करते रहना चाहिए, हम अपने अतराफ़ के लोगों पे नज़र रखनी चाहिए कि कहीं कोई किसी जहनी मसले का तो शिकार नहीं है। अब यहाँ पर बेसिकली इशू ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई इंसान किसी सिचुएशन में आपकी बात सुन लेता है, तो फ़र्ज़ करें कि आगे जाके आपको डर होता है कि वो ये बात आपके अगेंस्ट यूज़ ना करे, और ऐसा बहुत सिचुएशंस में होता है जिसकी वजह से इंसान का एक दफ़ा ट्रस्ट ब्रीच होता है, फिर वो दोबारा किसी के सामने ओपन अप नहीं होता। बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, ये बताइएगा कि ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी है पाकिस्तान में, जो मौलजीन है वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं? ये तो हम पर ऑब्लिगेशन है, अगर एक्सेस साइकेट्रिस्ट कर रहा है तो वो वायलेट कर रहा है। बुनियादी तौर पर ये एथिक्स के दायरे में आता है कि मरीज़ हम पर बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बता देता है, तो लिहाजा हम पर ये ऑब्लिगेशन है कि हम इसको
किसी जो है अपने पास रखें। हाँ, कभी कभार जब कोर्ट में कोई मसला हो या उसके ख़ानदान को या दूसरों को उसे नुकसान पहुंच रहा हो फिर डिस्क्लोज करते हैं, वरना जनरली। डिप्रेशन की कौन सी अलामात हैं जिसके बाद हमें पहुंच जाना चाहिए आपके पास? इसमें एक सीधा सा फार्मूला है डाय का कि डिप्रेस मूड हो, इंटरेस्ट लॉस हो और एनर्जी की कमी हो जाए, और वो कम से कम मुसलसल 2 हफ्ते तक हो, जिसमें नींद भी खराब हो, काम करने में मजा नहीं आता हो। हम तो यूजुअली जब ये होता है कि हम कहते हैं कुड़ी या मुंडा जो है वो इश्क में मुब्तला है, उसको इसका नाम दे के इसको निगलेक्ट कर, इग्नोर कर देते हैं टोटली। नहीं, थोड़ा बहुत उदास होना, मिजाज में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अगर वो आपकी कारकर्दगी मुतासर करे या वो देर पा हो या शिद्दत में ज्यादा हो जाए तो फिर जो है उसके इलाज की जरूरत है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। और वो आपके पॉइंट पे कि कम से कम मुंडे या कुड़ी को तो पता होगा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। तो जाहिर है कि दे शुड पे अटेंशन टू इट। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। और देखें, बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप अपनी ज़हनी सेहत पे भी तवज्जो दें, बिकॉज माइंड सेट एक प्रॉपर आपका होगा, फोकस्ड आप होंगे तो ज़िंदगी में आगे भी बढ़ पाएंगे। और जहन ही आपके पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए कोशिश करें कि इस पर भी तवज्जो दें। हम ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक बार फिर से आपका खैर मकदम। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की कोंगो में फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान शहीद होने वाले 6 पाकिस्तानी जवानों के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, अमन की खातिर जान कुर्बान करने वाले पाकिस्तानी फ़ौजियों को सलाम। हादसे की वजूहात जानने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ते में हैं। अच्छा, इसके साथ साथ नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कोंगो में हेलीकॉप्टर हादसे के नतीजे में पाक फ़ौज के 6 अफसरान और जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस किया है और कहा है कि सोगवार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत करता हूँ। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा का अमन मिशन है जिसमें पाक फ़ौज की जानिब से दस्ते भेजे जाते हैं और ये पार्टिसिपेट करते हैं, और दुनिया के अमन के फ़रोग़ में बड़ा अहम किरदार रहा है पाक फ़ौज का। और इसी से मुताल्लिक जब ये शहादत का वाक़या पेश आया तो इसमें वज़ीर ख़ारिजा का पहले बयान सामने आया और उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का। चलिए जी, मज़ीद भी कुछ मामलात पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक वंस अगेन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे शो का अगला हिस्सा शुरू हो चुका है क्योंकि 10 से ऊपर टाइम हो चुके हैं, 10 बजे। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जनाब इज़्ज़त माब आमना खटाना साहिबा का कि एक तो उन्होंने वेलकम बैक का, दूसरा उन्होंने 10 बजे के हिस्से का तस्करा किया, तो इससे हमारा जो पहले घंटे का शो था उसको मायूसी नहीं हुई। कल वो बेचारा इतना कल्ला कल्ला फील कर रहा था, उसने 1 घंटे ने पूछा भाई मैं भी था, भले में सियासी था लेकिन मैं था तो सही। उन्होंने कहा वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो ये वेलकम के बाद बैक लगा है ना, तो उसके बाद उसका दिल भी बाग बाग। मैंने बड़ा मुतवाज़िन सा इंट्रो दिया है 10 बजे का, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वक्त वो नहीं आया कि आपको खिराज अकीदत पेश किया जाए, लिहाजा खिराज तहसीन तक हम रहते हैं। अल्लाह ना करे अभी वो वक्त आया, अभी बहुत बहारें देखनी है मैंने। अच्छा जी जनाब अभी जिंदगी की बहुत बहारें देखनी है। अच्छा, तो बात यह है कि अगर इंसान गलती कर ले और उस गलती के बाद उस गलती पे कायम रहे ढिठाई के साथ, तो ये बड़ी गलत बात है। उस पे बड़ा शदीद गुस्सा भी आता है। शाम को घर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? भूला नहीं कहते, उसको भोला शहबाज गिल साहब तो कुछ और कहते हैं। उसको भोला कहते हैं। तो अगर आपने गलती की है, उस गलती का अगर आपको एहसास हो गया तो दूसरे बंदे को भी माफ कर देना चाहिए। विल स्मिथ ने ऑस्कर अवार्ड्स में क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा कि कुछ नहीं, वो नहीं थी जितने करारी वो चंड थी ना, उस पर माफी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? और वो भी सारी दुनिया के मिलियंस जो लोग उस वक्त बराह रास्त, आप सोचें कि पाकिस्तानी भी रात को जाग के भाई देख रहे होते हैं ऑस्कर्स की तकरीब। हालांकि हमारा कोई लेना देना नहीं होता, कभी कोई लॉलीवुड की फिल्म नहीं गई वहां पर, ठीक है, लेकिन ये कि देख रहे होते हैं। हाँ जी, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन विल स्मिथ मेरे फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं और उन्होंने चंड कराने से पहले ये बात, इससे मैं जानना चाहूंगा कि आप मुतशद्दिद हैं या नहीं है। अच्छा, उन्होंने अब माफी मांग ली है, लेकिन क्रिस रॉक से? हाँ जी, क्रिस रॉक से उन्होंने माफी मांग ली है बाकायदा सोशल मीडिया पर भी। और उन्होंने कहा कि मुझे जो आपने कमेंट्स किए थे उन पर एतराज़ था, ठीक है, मैंने भी थोड़ा सा एग्रेशन में आके ऐसे बिहेव कर दिया। लेकिन बात ये है कि एक फिल्म का हवाला दिया उनकी बीवी के हवाले से। अब बीवी ने इंटेंशनली जो है वो अपने बाल नहीं हटवाए थे, बल्कि वो एलोपेशिया का शिकार थी, जो कि एक स्किन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें आपके सर में बॉल्ड पैचेस यानी कि गंजपन की अलामात आ जाती हैं। अब खवातीन के लिए ये चीज़ बड़ी सेंसिटिव है,
और इसकी वजह से उन्होंने जब वैसे हवाला भी दिया अशफाक, तो ही कुडंट अगर टॉलरेट अगर कोई शख्स किसी बीमारी से गुजरा हो और उसको उसी चीज पर पॉइंट आउट किया जाए, बेशक आपकी इंटेंशन नहीं है, आपने मजाक में कह दिया, तो दूसरा कितना हर्ट होता है। लेकिन द पॉइंट हमें ये इज कि ही सोचने की स्टूड अप फॉर हिज फैमिली, लेकिन इतने बड़े स्टेज पे इतनी करारी चंड कराना बनता नहीं। भले हमारे दिल में बड़ा खुशी हुई हो, लेकिन मुनासिब अमल। बस गुस्सा आ गया ना, कुछ नहीं होता। चले टॉप स्टोरीज। मुल्क में तहरीके अदम एतमाद के बाद सियासी पारा हाई। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 24 घंटे बाकी। इंतखाबी मुहिम खत्म, 18 अजला में कल वोट डाले जाएंगे। सूरज कराची वालों का मार्च में इम्तिहान ले लेगा। आज से फिर गर्मी की नई लहर। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज तक सख्त गर्म मौसम की पेशगोई कर दी। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। सिंध की कदीम तहजीब मोइंजोदड़ो के कब्रिस्तान के करीब से सिर्फ 10% खुदाई में नए आसार दरियाफ्त। मुगलिया दौर के सिक्के भी मिले हैं। माहिरीन ने मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। तो कल का दिन तो बड़ा ही हंगामा खेज दिन रहने वाला है, बड़ा मसरूफ दिन रहने वाला है। उसके लिए हमें पहले से अपनी एनर्जी को सेव करना पड़ेगा आज। हाँ जी, और प्रिजर्व करें जितना कर सकते हैं। हाँ जी। अब मसला ये है जनाब कि हम एक तरफ कल जो है वो कौमी असम्बली का इजलास होगा जिसमें बहस होगी तहरीक अदम एतमाद पर। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है उसका कल से आगाज। ये सब हम तस्करा कर रहे हैं, फिर से सियासत पे शुरू हो गए हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है। किसी ने ये तस्करा ही नहीं किया कि हम कितने बुरी तरह मैच हारे हैं। गल चेक करो, क्या हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि हमने हारना ही था? अच्छा, वह ऐसी पहला मैच था, पहला ही ओडीआई का हम हार गए, कोई बात नहीं, चले अब आगे बढ़ते हैं। इब्तिदाई मैच है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए। अच्छा, और हमारा कॉन्फिडेंस देखा था, हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि उनकी इनएक्सपीरियंस टीम है और बंदे पे बंदा जो है वो बीमार होके जा रहा है, इंजरी का शिकार, कोविड का शिकार। ऑन पेपर बहुत कमजोर टीम है। मैंने भी उसमें लुकमा दिया था ऑन पेपर, आंखें यूं निकाल के, तो समझ जाना चाहिए था। बहरहाल केपी लोकल बॉडीज इलेक्शन की हम बात करें, दूसरा मरहला इसका शुरू होने वाला है और अब उसके अंदर जनाब इंतखाबी मुहिम भी कल रात यानी कि गुज़िश्ता रात खत्म हो गई है और JUI फे का पलड़ा भारी रहा है जो कि पहला मरहला था जिसके अंदर बड़े सरप्राइजेस उन्होंने दिए थे PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को। बिल्कुल ऐसे 18 अजला में जहाँ पे कल बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है वो शुरू हो जाएगा, उस पर कल वोटिंग होगी। कल तक जो इंतखाबी मुहिम थी वो कल ख़त्म हो गई थी। आज का दिन थोड़ा सुकून में रहेगा और कल जो है वो फिर से गहमा गहमी खैबर पख्तूनख्वा में देखने को मिलेगी। तो लेट्स सी कि अब क्या होने जा रहा है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ खैबर पख्तूनख्वा ज़ियाउल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ियाउल हक साहब, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे। ये कहिएगा कल बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, दूसरा मरहला कल से स्टार्ट हो जाएगा KP में, क्या देख रहे हैं, कितनी गहमा गहमी रही इंतखाबी मुहिम में? जी अस्सलाम वालेकुम। यकीनन ये बहुत अहमियत का हामिल इलेक्शन होंगे बल्दियाती इलेक्शन, क्योंकि पहले मरहले में जैसे इशफाक भाई ने बताया कि JUI जो है तो वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो सीटें चेयरमैन की और मेयर्स की सीटें लेने में कामयाब हो गई थी। तकरीबन कोई 23 सीटें उनकी आ गई थी और 18 सीटें PTI की थी। और अब ये दूसरा जो मरहला है इस पर PTI ने बहुत फोकस किया हुआ था और उन्होंने अपनी पार्टी तंजीमों को भी मुतहरिक किया हुआ था। इसके अलावा वहाँ के जो मुकामी MPAs हैं उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो अपनी तरफ से लोगों को कैंडिडेट करें, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में PTI के जो MPAs थे और तंजीम थी उसका ये एक एक्सक्यूज़ था कि हम तैयार नहीं थे। इस मरतबा मुकम्मल तैयारी है, जबकि दीगर जो जमातें हैं जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नवाज़, जमात इस्लामी, उन्होंने भी अपनी भरपूर तैयारी की है, भरपूर कैंपेन की है, भरपूर जलसे किए हैं। और अब यहाँ पर जो सेकंड फेज़ है 80 लाख से ज़्यादा जो है तो वोटर हैं वो अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। 6000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पोलिंग अमला आज जो है तो वो सामान पहुँचा देगा और ये पोलिंग जो है 31 मार्च को जो होगी तो इसके बहुत ही सियासी असरात भी मुरतब होंगे, क्योंकि अगर इसमें जो पहले फेज़ में जिस तरीके का रिज़ल्ट आया उससे उलट होकर रिज़ल्ट आ जाता है और हुक्मरान जमात को यहाँ पर अक्सरियत मिलती है तो ये इनके लिए एक पॉलिटिकल बूस्ट करार दिया जा रहा है। ताहम मुकाबला बहुत सख्त है हर जगह पे, क्योंकि इस इलाके में जो हज़ारा बेल्ट है वो नवाज़ लीग का एक गढ़ समझा जाता है। स्पेशली एबटाबाद, मानसेरा, मालाकंड डिवीज़न में PTI
पीटीआई को भी काफ़ी अक्सरियत भी हासिल है और उनकी वहाँ पर उसको भी चूँकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक स्वात से है, तो इसलिए अब आप बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून कहाँ पर जो है उसका असर रसूख ज़्यादा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहाँ ज़्यादा है, मजमूई तौर पर इस वक्त किस की पार्टी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है? जी अभी तो चूँकि इलेक्शन कैंपेन तो भरपूर हुई है और आपने देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी इन इलाकों में दौरे किए हैं। उनमें उन्होंने खुसूसन मलाकांड को बहुत तवज्जो दिया। मलाकांड में उन्होंने 3 जलसे किए हैं। हज़ारा डिवीज़न में सिर्फ एक मानसेरा में ही वो जलसा कर सके हैं, जबकि पाड़ा चिनार उन्होंने जाना था वो जा नहीं सके। कबाली इलाके की 4 एजेंसियाँ जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, जिनमें औरकज़ई एजेंसी है, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और कुरम एजेंसी है। और कुरम एजेंसी में बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने वहाँ पर जलसा भी किया है, जबकि दरगई में भी उन्होंने जलसा किया। इस तरीके से दीगर जो जमातें हैं जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने भी भरपूर अपनी सियासी जो अपनी कैंपेन है वो भरपूर किया। लेकिन एक चीज़ है कि आपके इल्म में है कि जब हम पहले बात करते थे नून लीग के रहनुमाओं से, तो इंजीनियर अबीर मुकाम समेत दीगर कह रहे थे कि अभी नतीजा नहीं आया था पहले मरहले का, तो उन्होंने कहा था कि भाई अभी तो हमारी कैंपेन शुरू ही नहीं हुई क्योंकि हमारा फोकस है सेकंड मरहले पर और हमारे लोग वहाँ से खड़े होंगे। फिर JUI ने एक सरप्राइज़ दिया जो कि ऑब्वियसली हुकूमत के हाथ में गया, ऑपोजिशन के हाथ में गया। अब चक्कर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बिलाशुबा वहाँ पर गए हैं, उन्होंने स्पीचेस की हैं, लेकिन जो अदम एतमाद का मामला है और जिस तरीके से गेम बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनके हाथ से निकल रही है, इसका कोई इम्पैक्ट हमें दिखाई दे सकता है? जी अभी तक के जिस तरीके सर्वे आ रहे हैं, लेकिन यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो बहरहाल PTI की गवर्नमेंट है और वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं कि लोगों को इस कैंपेन में मुतहरिक कर सकें। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़रूर इन इलेक्शन में पड़ सकते हैं, स्पेशली स्वात में, स्पेशली एबटाबाद में, मानसेरा में, इन इलाकों में और कबाली इलाकों में भी इसके असरात मुरतब हो सकते हैं। लेकिन ये चूँकि अभी कल इलेक्शन होने हैं, लोगों ने अपने वो वोट का हक इस्तेमाल करना है, तो ये कल रिजल्ट ही बताएगा कि आया इसके कोई असरात मुरतब हुए हैं। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ये बताता चलूँ कि बल्दियाती इलेक्शन गले महली की सियासत होती है, ख़ानदानी सियासत होती है। यहाँ पे ज़ाती ताल्लुक बहुत काउंट करता है। उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि एक असर तो हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा इफेक्ट इस पे नहीं पड़ सकता है क्योंकि ये छोटी सतह पे गली मोहल्ले की सियासत पे होती है, एक दूसरे की जान पहचान होती है यहाँ पे, तो उसकी वजह से भी लोग वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं। इनमें जो सियासी रहनुमा होते हैं उनका एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन अभी हम देख रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद की वजह से तमाम जो पार्टीज थी उनका जो रुझान था वो मरकज़ था, वहाँ पर तमाम तर तवज्जो रही। उसकी वजह से आपने देखा कि कैंपेन में कुछ असरात इसके मुरतब हुए, वहाँ पर कुछ कम असरात दिखाई दिए इसके? जी जैसे कि मरीम नवाज साहिबा ने स्वात का दौरा करना था, वहाँ पर जलसा करना था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं पहुँच सकी। बताया तो ये जा रहा था कि उनकी तबीयत नासाज हो गई थी, इस वजह से वो नहीं पहुँच सकी वहाँ पर। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह जो है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपना दरगई में एक जलसा करना था, वो भी जलसा नहीं कर सके, चूँकि वो भी बताया जा रहा था कि वो इस्लामाबाद में ज़रा मसरूफियात थी। जो कैंपेन में जलसे जो किए हैं तो अवामी नेशनल पार्टी ने अपनी सतह पर भरपूर जलसे किए हैं। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चित्राल का, अपर दीर का, लोअर दीर का और मलाकंड का दौरा करना था, लेकिन वहाँ पर जलसे भी करने थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने वहाँ पर एक जलसा किया है। इसके बाद वो पाड़ा चिनार चले गए हैं, जबकि जमात इस्लामी भरपूर कैंपेन करती रही है और जमात इस्लामी ने हज़ारा में भी उनके जो अमीर है सिराजुल हक साहब, उन्होंने भरपूर जलसे किए हैं, हर जगह पे गए हैं। दीर में मलाकंड डिवीज़न के जितने भी बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें गए हैं। इसके अलावा हज़ारा डिवीज़न में भी उन्होंने अपने जलसे किए हैं। तो ये बताया जाए कैंपेन तो बहरहाल सियासी तौर पर जो सियासी कायदीन हैं उन्होंने अपनी की हुई थी, जबकि जिम्मेदारियां भी सौंपी गई थी, लेकिन ज़्यादातर फोकस चूँकि इस्लामाबाद था तो इसलिए वो सियासी सरगर्मियों का महवर तो था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था कि कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी मुख्तलिफ दौरे किए हैं और वो भी जाकर वहाँ से लोगों से मिलते रहे। अंदाज होती है जो नताइज आगे आएंगे उस पर नजर आएगा कि हाँ जी किसकी मुहिम अच्छी रही और किसने कितना काम किया। ब्यूरो चीफ खैबर पख्तूनख्वा ज़ियाउल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया था इस मामले पर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अच्छा जी, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि माह रमज़ान की आमद है। अच्छा, दुनिया भर में हम ये देखते हैं कि जब ऐसे कोई मिसाल के तौर पर मसीह बरादरी जब क्रिसमस का त्यौहार मनाती है तो दुनिया भर में हम ये देखते हैं कि उसके अतराफ़ में न्यू ईयर से पहले बड़ी बड़ी सेल्स लग जाते हैं, यानी कि 50-50, 70-70%, जिससे हमारे कई पाकिस्तानी भी भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि अप टू वाला चक्कर नहीं होता,
यानी कि ये जो अप टू वाला होता है ना, उसमें बड़े धोखे होते हैं, लेकिन वहाँ पर वाक़तन इतनी सेल्स लग जाती हैं कि लोग हैरान परेशान रह जाते हैं। हमारे यहाँ मामला और होता है, हमारे यहाँ कहते हैं लो जी रमज़ान आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह खूब कमाई करेंगे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, लूट मार करेंगे, और उसके अंदर जो ये जो पर्चे होते हैं ना प्राइस कंट्रोल वाले, जो कि अक्सर लिस्टें भी नहीं आती, उनको कोई पूछता भी नहीं है, यानी कि उनको वैसे भी कोई उनकी वक़्त नहीं होती, जिस पे हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि जी कमिश्नर साहब की लिस्ट को कोई पूछता नहीं है, गोश्त उस पर 750 लिखा है, बिक रहा है 1500 का, अल्लाह ही हाफिज है। दूध की कीमतें क्या हैं, बिक किस पे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ जी, तो बहुत सारी ऐसी अशियाँ हैं जो महंगी कर दी गई हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अंजुम वहाब की रिपोर्ट देखते हैं। शहर की होलसेल और रिटेल की मार्केटों में चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से माह रमजान से पहले ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे रह गए हैं। रमजान में ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अशिया काला चना 28 रुपए इजाफे से 150 रुपए, काबली चना सफेद 122 रुपए इजाफे से 280 रुपए, दाल चना 25 रुपए इजाफे से 158 रुपए फी किलो कर दी गई है। रोजे, इफ्तारी, ये सारी चीजों के लिए जाहिर बात है कि इतना सामान लेना है तो कहाँ से पैसे लाएंगे। महंगाई इतनी है, जहाँ पहले 100 रुपए में चीज आती थी अब वो चीज 200 रुपए की है। रमजान मुबारक में कीमतें बढ़ती है और पहले रमजान से पहले जो अमाउंट होती है वो कम होती है, रमजान में उससे डबल हो जाती है। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के रहनुमा अब्दुल रऊफ का कहना है कि होलसेल मार्केट में 1 किलोग्राम पर सिर्फ 1 से 3 रुपए पर काम होता है। रिटेल की सतह पर मुनाफा 100% तक वसूल किया जाता है। होलसेलर की जहाँ तक आप बात करेंगे तो उनका वॉल्यूम बड़ा होता है, जाहिर सी बात है उनका ट्रकों में काम होता है, हजारों टन काम होता है, तो उसमें तो वो 25 रुपए बोरी पे या 50 रुपए बोरी पे काम कर लेते हैं, उनका वॉल्यूम बड़ा हो जाता है। डायरेक्ट कंज्यूमर तो रिटेलर है और रिटेल पे ये इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसको रोकना गवर्नमेंट का काम है। सार्फिन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि होलसेल और रिटेल की मार्केटों में शिकायती मराकज कायम किए जाएं। ग्राम फरोशी पर काबू पाने के लिए मुनाफाखोरों को सख्त तरीन सजाओं के साथ भारी जुर्माने आयद किए जाएं। माह रमजान में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया जाता है। इंतजामिया इन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फहरिस्तें मुरतब करती है, कागजात पर कार्रवाई करती है, लेकिन इनको नाफिज करने में नाकाम नजर आती है। कैमरामैन अदील खान के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। बस खुदा खौफी खाएं थोड़ी सी और रमज़ान से पहले मामलात को बेहतर करें ताकि गरीब आवाम को और जो नॉर्मल तबका है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। अच्छा, ये मामला तो अपनी जगह, हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो गहमा गहमी वो अपनी जगह, सूरज साहब जो हैं वो अलग से आंखें दिखा रहे हैं, उन्होंने गर्मी अलग से फैलाई। अभी देखें मार्च खत्म नहीं हुआ जी, मार्च का महीना फिर भी उन खुशगवार महीनों में उसका तस्वुर किया जाता है कि जब मौसम में बहार होती है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रांजिशन ही नहीं हुई। सर्दी के बाद एकदम चुटकी बजाते ही गर्मी। पर दर्जा हरारत जो है वो कहा जा रहा है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है, एक वेव अभी खत्म हुई थी, अब दूसरी वेव जो आ रही है भैया वो 42 तक 41-42 तक उसके हवाले से प्रिडिक्शन की जा रही है। और इतनी शदीद गर्मी 10-11 बजे से दोपहर से बल्कि सुबह के औकात से शुरू हो जाती है कि अल्लाह ही हाफिज़ है। अब 10-11 बजे ही महसूस होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये 3 दिन तक ये सिलसिला जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक जारी रहेगा, यानी 1 अप्रैल तक। उसके बाद ये कह रहे हैं जी कि रमज़ानुल मुबारक का जो पहला हफ्ता है वो कुछ बेहतर रहेगा उसमें मौसम, लेकिन उसके बाद फिर जब चलें फिर भी आदत हो जाएगी ना, 4-5 दिन आपको एक्लेमेटाइज होने के लिए लगते हैं, क्योंकि आप फूड इंटेक कम होती है, वाटर इंटेक इनिशियली नहीं होती ज़ाहिर है रमज़ान में रोज़े की वजह से। लेकिन जब तक माह रमज़ान आता तब तक भाई आप अपना ख्याल रखें, अपना वाटर इंटेक अच्छी रखें, इसके साथ साथ साए में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आइस पैक्स अपने पास अगर रख सकते हैं तो रखें, लेकिन ये जो हीट इंडेक्स है इससे लाजमी तौर पर। और एक और ही बात कह रहे हैं कि अप्रैल के बाद गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, मतलब यानी कराची में भी मौसम जो है जो कहते हैं कि बड़ा एतदाल रहता है यहाँ पर, यहाँ पे भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। तो जनाब ये मामलात हैं और इसके पीछे अवामिल क्या हैं। गर्मी, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी बड़ी बार बात कर चुके हैं इन्वायरमेंट पे कि जो हम देख रहे हैं कि अर्बन फॉरेस्ट जो हो रहा है उसकी वजह से बड़े मामलात जो हैं वो बिगड़ भी रहे हैं। हम ये देखते हैं अर्बन फॉरेस्ट की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अच्छा, और उनका बिलियन ट्री सुनामी जो उनका मंसूबा था वो इसीलिए था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। अच्छा, लेकिन ऐसे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जंगलात में जहाँ पर ऑलरेडी दरख्त हैं वो करना बड़ा खुशाइंद है, लेकिन शहरों में जिस मिसाल के तौर पर आई एम श्योर कि जब भी आप आके लाहौर से लैंड करती होंगी तो ऊपर से देखें तो कंक्रीट ही कंक्रीट नज़र आता है, बहुत कम हमें ऐसे नज़र आते हैं दरख्त या कोई ग्रीनरी। जहाँ पे दरख्त हों भी उसको
काट के वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं, हाई राइज बिल्डिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे अवामिल हैं, जैसे गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, वो उनकी धुआं छोड़ने की वजह से भी एनवायरनमेंट पे कितने असरात मुरतब हो रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कैपेसिटी में खुद माहौल दोस्त अप्रोच को लेकर आगे बढ़े और उस पर काम भी कर रहे हैं। बड़ी खुशाइंद बात है और ये बड़ी अच्छी बात है कि इसके लिए किया जा रहा है। क्लिफ्टन में जो 20 एकड़ पे, वैसे कवर्ड एरिया तो ज़्यादा है, लेकिन 20 एकड़ पर एक ऐसा जंगल बना दिया गया जिसके मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सच ब्यूटीफुल सीनरी इट इज़। पौधे भी हैं वहाँ पर, दरख्त भी हैं, साथ ही साथ नायाब जो हैं वो परिंदे भी यहाँ पर मंगवाए गए हैं। तो इसी पर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट कायम करने वाली टीम के सरबरा मसूद लोहार साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, हमारे जहन में एक चीज़ तो आती है कि ये ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर कराची को एरियल व्यू बड़ा आपको आंखें खोलता है। किसी भी शहर में जब आप जाते हैं तो काफ़ी चीज़ों का देखने से अंदाज़ा होता है। वो जो जहाज़ लैंड करने से पहले के 15-20 मिनट होते हैं जब जहाज़ डिसेंट पे होता है, तो वो देख के हमें लगता था कि कराची कंक्रीट का जंगल है, लेकिन कभी इनिशिएटिव का ख्याल नहीं आया। आपने कैसे सोचा इस बारे में कि भाई ये करने की ज़रूरत है? देखें, बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर जो है वो सिर्फ 2% है, 20% होना चाहिए। तो शहरों का खास तौर पे कराची का तो ऐसा बुरा हाल है कि आपको सवाए चीलों और कौवों के कुछ नज़र नहीं आता। तो ये लेमन सर, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते होते यहाँ तक आया। हाँ, बहुत बुरा। आप देखें कनाडा में आज से 100 साल पहले जो फॉरेस्ट कवर था उसमें कुछ % इजाफा ही हुआ है। हमारे यहाँ कमी हुई। हाँ, बल्कि देखें छोटे छोटे मुल्क जैसे नेपाल है तो 25% उनका जो है वो फॉरेस्ट कवर है। तो ये लेमन टर्म्स में तो हम इसको प्लांटेशन कहेंगे, लेकिन बेसिकली हमारा जो मिशन है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है कि बर्ड्स वापस आना शुरू हो जाएं, बीटल्स, हनी बीज, इंसेक्ट्स। तो ये एफर्ट जो हमने 14 मंथ्स पहले शुरू की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गई है। अच्छा। अब हमारे पास 115 डिफरेंट स्पीशीज के बर्ड्स आते हैं। सिर्फ अर्बन फॉरेस्ट नहीं, हमने अर्बन वेटलैंड भी बनाई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पहली अर्बन वेटलैंड होगी। और ये क्या होती है सर? अर्बन वेटलैंड का मतलब ये कि शहर के अंदर झील, और जगह जगह झील। अभी आपने गर्मी का तज़किरा किया ना, कराची टेक्निकली सब ट्रॉपिकल कहा जा सकता है। आप अगर 20-25 साल पहले की कराची के लोगों से पूछें तो यहाँ इतनी गर्मी नहीं होती थी। गर्मी नहीं होती, बारिश भी ज़्यादा होती। कोस्टल शहर है तो क्यों गर्मी हो रही है? तो यहाँ हम चाहते हैं कि जगह जगह छोटी छोटी झीलें हों। जब झीलें होंगी, अर्बन वेटलैंड्स होंगी, तो ये गर्मी नहीं होगी और वापस जो है बेहतर हो जाएगा। तो हुकूमती ताउन भी आपको हासिल है इसमें? सिंध गवर्नमेंट का। अच्छा। सिंध गवर्नमेंट का बहुत ज़बरदस्त, ख़ास तौर पे मुर्तज़ा वहाब साहब की पर्सनल इंटरेस्ट से ये हुआ है। और हमें डिफ़िकल्टीज़ थी कुछ और इदारों की तरफ से, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से हमने ये कर लिया है। अच्छा, तो अभी आप इसको कर रहे हैं, आपकी टीम कितने लोगों पर मुश्तमिल है और बेसिकली आपका फोकस क्या होता है? अब ये 20 एकड़ पे है तो इसको मेंटेन करेंगे या इसको बढ़ाएंगे? देखें, कवर एरिया जब हमने शुरू किया था ना, ये जगह थी गंद और किचरा और डेब्रीज थी, प्लास्टिक था। तो उस वक्त तो एक टाइम हमारे पास 150 लोग भी होते थे। लेकिन अब हमारी टीम जो है 25 लोगों की टीम है। अच्छा। इसमें 6-8 लोग सीनियर हैं, बाकी लेबर है, और हम इसको मेंटेन करें। हमारा मिशन जो है वो सिर्फ ये 20 एकड़ नहीं है, हम बड़े बड़े फॉरेस्ट लगाने के प्लान हमारे हैं और वेटलैंड्स बनाने का है। नेक्स्ट एक और चीज़ है कि आपने मेंटेनेंस की बात की, मेंटेनेंस ही सबसे जो की पॉइंट है। हाँ। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा मसला पानी का होता है ना। पानी यहाँ बहुत महंगा है, कराची में पानी है नहीं। तो हमने फिर ये नाले, जो गंदे नाले हैं, इनकी हम सर्वे करते हैं। कुछ गंदे नाले जो हैं उनका TDS सही होता है, कुछ जो है ख़राब होता है। तो हमें एक गंदा नाला मिल गया है जिसका पानी अच्छा है, तो उसका पानी भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा। तो मेंटेनेंस में मेन चीज़ जो है वो पानी देने की है। अच्छा। और तो वो माशाल्लाह हम कर रहे हैं। तो उसको भी किसी तौर पर थोड़ा सा ट्रीट करके यूज़ करते हैं या डायरेक्टली? अभी ट्रीट नहीं कर रहे, ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये कि नेक्स्ट में हमारा प्लान है कि उसको ट्रीट भी करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम सिर्फ कराची में ही नहीं कर रहे, हम सारे बड़े शहरों में, कोयटा, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, सखर, हैदराबाद, मुल्तान, ये जो बड़े बड़े शहर हैं, इनमें अर्बन वेटलैंड्स और अर्बन फॉरेस्ट दोनों, ये हम इसकी जो है। कराची में अभी तक क्लिफ्टन का ही सोचा या आगे भी? कराची में हम इसके अलावा 5 और लगा चुके हैं। एक शारा फैसल पे हमने वाटर बोर्ड के साथ लगाया, 1.5 एकड़ का, छोटे छोटे। ये तो बड़ा है। और लेकिन ये कि जैसे जैसे देखें, इस वक्त इंटरवीन करने का वक्त है। अगर अभी हम इंटरवीन नहीं करेंगे, आज जो पौधा लगाएंगे वो 5 साल के बनेगा ना। तो हमें हेल्प करें, सपोर्ट करें। मैं यही सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 300 एकड़ का फॉरेस्ट अगर कराची में लग जाए, फॉर एग्जाम्पल, आप अंदाजा कर सकते हैं क्या होगा। इस वक्त भी हमने ये छोटी सी एफर्ट की वजह से हनी बीज की 2 अक़साम जो हैं वो हमारे पास, एपिस फ्लोरा, एपिस सेराना, दोनों हैं। अच्छा। आ गई हैं। 115 किस्म के हमारे पास, इवन कुछ रेयर बर्ड्स भी जो है वो आ गए हैं। अच्छा। विच इज़ वेरी अनयूजुअल फॉर कराची।
वो जो माइग्रेट जैसे करके क्रेब प्लोवर जो है वो अच्छा। पहली साइट रिकॉर्डेड हुई है क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में, अच्छा। पाकिस्तान की। अच्छा जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मसूद लोहार साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपको अप्रिशिएट करेंगे, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपकी जानिब से लिया गया है। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की करे आपको। अब जरा सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। छोटे मोटे धमाके तो होते रहते हैं, लेकिन बड़ा सियासी धमाका जो है वो MQM पाकिस्तान की जानिब से किया गया। और फैसल सब्जवारी जो हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि मुआहदे पर तफसीली बहस होगा वही जो राब्ता कमेटी फैसला करेगी। अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात की फैसल सब्जवारी साहब ने, और उसके बाद ARY न्यूज़ के एंकर पर्सन वसीम बादामी से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। ज़रा देखिए उनका क्या कहना था। साल में जो गुफ्तगू है वो मुआहिदा एक होना है, उसके निकात हैं, उनमें एक पे सैर हासिल बहस हुई है बहुत तवील। उस मुआहिदे के तमाम निकात अवामी हैं। हमने अब सिर्फ अपनी राब्ता कमेटी से तौसीक लेनी है उस मुआहिदे के निकात की। पीपल्स पार्टी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से लेगी और उसके बाद दस्तखत और बाज़ाब्ता ऐलान मीडिया के सामने काम 4 बजे होगा। दस्तखत मुआहिदे पे हो गए हैं या नहीं हुए अभी? देखिए, इनिशियल्स तो आपको करने पड़ रहे होते हैं। जिसको आप दस्तखत कहें, जिसको आप ऑनर करें, जिसको आप सेलिब्रेट करें, वो अमल कल होगा। यानी एज वी स्पीक अगर इस वक्त कोई भी फरीक इस मुआहिदे से 2 कदम पीछे हटता है तो वो बाउंड नहीं है इस मुआहिदे को फॉलो करने का, कह सकते हैं, या इखलाकी तौर पर पाबंद हो गए हैं? हमने अपने आप को शहरी सिंध की उमंगों का अमीन बनाया है। यही तवक्को हमें दीगर फरीकों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान अवामी पार्टी मैंगल, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, सारे के सारे दोस्तों से है। तो अगर मैं ये कहूँ कि सब तय हो गया है, बाकायदा अनाउंसमेंट कल होना है, तो ये मैं ठीक कह रहा हूँ, ठीक इंटरप्रेट कर रहा हूँ सिचुएशन को? किसी हद तक ऐसा ही है, ताहम तौसीक MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जरूरी है। MQM की इसलिए जरूरी है, हम कारकुनान की जमात है। अब जब दस्तखत का मरहला आ रहा है तो हमें एक दोबारा फिर राब्ता तो क्या तरीकेकार अपनाएंगे? ये मुआहिदे के यानी जो दस्तावेज है ये राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे और राब्ता कमेटी की अक्सरियत जो कहेगी वो फैसला होगा। लेकिन आई एम श्योर कि अभी जब मैं आपसे बात करूँ उसकी कुछ ही देर बाद मुमकिन है कि यहाँ पर आ जाए गवर्नमेंट के लोग या कॉल्स आ रही है उनकी, तो अब आप उनको क्या जवाब देंगे जब वो आएंगे? तो मेरे ख्याल में देखें, MQM पाकिस्तान बहुत क्लियर है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुआहिदा किया था, लिख कर किया था। शहरी संघ के लोगों के वफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसमें नकात थे, पब्लिक किया था। मुश्तहदा अपोजिशन के साथ जो मुआहिदा हमने आज है वो लिखा हुआ है। और अभी तक गवर्नमेंट के साथ आपकी बातचीत हुई, कोई की लिखत पढ़त में नहीं आई, राइट? इस दफा कतल नहीं हुई है हमारे। अब इसका इम्कान भी खत्म हो गया क्योंकि ज़ाहिर है एक वक्त में 2 मुआहिदे तो नहीं लिख सकते। देखिए, हम सियासी इंतहा पसंद नहीं है। तहरीक इंसाफ के साथ हमने अच्छा वक्त गुजारा, कितना हासिल हुआ नहीं हुआ, आगे के क्या इम्कानात हैं, खासकर हमारे अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हमारे जो अपने इंतखाबी हल्के हैं, उनकी सियासत और उनके मसाइल क्या हैं, उसकी रोशनी में हमने ये सारे मुज़ाकरात किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज के बाद कोई दुश्मनी होने जा रही है। हम ये समझते हैं कि विजडम का मुजाहरा ये होना चाहिए, मुल्क को जितने मसाइल हैं उससे नबरदाजमा होने के लिए मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर काम होना चाहिए, और MQM पाकिस्तान यही मेच्योरिटी का मुजाहरा। लेकिन ये तासुर बनाया जा सकता है सारी डेवलपमेंट की बुनियाद पे कि अब यानी एक जरा सरप्राइजिंग डेवलपमेंट होगी अगर MQM तहरीक एतमाद में हुकूमत का साथ दे दे। अब तक चीजों सिर्फ जारी है अपोजिशन के साथ, अब तकरीबन हो गए, तकरीबन के साथ मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है जी, गालिब इम्कान इसी बात है। और मुआहिदा की सबसे अहम नुकता क्या है? बहुत सारे निकात हैं और सारे के सारे जो हैं सूबे सिंध बिलुमूम और शहरी सिंध बिलखुसूस, यानी कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर, खास नवाबशाह, इनके लोगों के जो देरीना मसाइल हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक बा इख्तियार बल्दियाती निज़ाम हुकूमत होना चाहिए जिसका मुकदमा हमने सुप्रीम कोर्ट से जीता है। उनकी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ जो कि शहरी और देही सिंध का कोटा है, उसके हिसाब से उनके तालीमी इदारों का, उनके फंड्स का, ये सारे के सारे हम 12 बयान करते रहे कि हम इन नुकात पे बात करेंगे। किसी गवर्नरशिप की बात है मुआहिदे में, वजारतों की कोई बात है? किसी वफाकी वजारत की कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसा मुआहिदे में? नहीं है। और बल्दियाती जो ऑर्डिनेंस इसमें बड़ा आपको तहफ़्फ़ुज़ात है, उसमें तरमीम की बात भी कह दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब ने माना भी है इस बात को और उसी चीज को आगे बढ़ाया है कि जल्द अज जल्द उस पर हम कानून साजी करके इस मुआहिदा अगर ये साइन हो जाते हैं, इस पे कानून साजी करके लोगों को बताएं कि आपकी बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए जो MQM का प्रपोज मॉडल था, आज पीपल्स पार्टी ने उससे एग्री किया है और ये नया मुसवदा। आखिरी सवाल, ये सारे जो आए थे जरदारी साहब, अब्दुल रहमान साहब वगैरह, इनकी आमद तय थी पहले से या जब मामला हतमी तक पहुंचा तब? वो नहीं, हमारे इल्म में नहीं था। उनकी टीम बैठी हुई थी, उनके साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे। बाद उन लोगों ने खुद तय किया, उनकी जमातों ने, कि वो तशरीफ लाएंगे तो 100। और जब वो आए तो उन्होंने दरखास्त की है साहब मीडिया भी यही है, सबको जो अनाउंस ही कर दीजिए। हमारी ख्वाहिश, हमने उनकी ख्वाहिश सर आंखों पर, लेकिन MQM की राब्ता कमेटी और कारकुनान का एहतराम भी हम पर बहुत मुकद्दम।
तो इस गुफ्तगू से तो ये लग रहा था कि ऑपोजिशन का काम हो गया है। जी जी बिल्कुल, कहा गया कि जी आपने दस्तखत कर दिए कि आप बाउंड हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है कि ऐसे मामलात होते हैं तो इनिशियल तो करने पड़ते हैं। कहा कि क्या सरप्राइजिंग होगा कि अगर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद में जब वोटिंग हो तो MQM पाकिस्तान हुकूमत का साथ दे दे। उन्होंने कहा हाँ ये हो सकता है। हाँ, उनसे पूछा गया कि आपने ये मुआहदा हुकूमत के साथ आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा उनके साथ जो हमारा वक्त गुजरा बड़ा अच्छा गुजरा, क्या हासिल किया क्या नहीं किया। अब ये जो किया है वो शहरी सिंध के जो लोगों के जज्बात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए किया है, यानी कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह, इन शहरों का उन्होंने हवाला दिया। तो लगता ये है कि गल जो है वो बहुत बढ़ गई है। और अगर हम हुकूमती कॉन्टेक्स्ट में देखें, अब बाज़ाब्ता और बाकायदा ऐलान होगा। मैं तो कहता हूँ कि टिल द वेरी एंड ये कोशिशें होती रहेंगी हुकूमती सतह पे कि कुछ न कुछ जो है, लेकिन हमारी नजरें अब रहेंगी शाम 4 बजे। अच्छा, गवर्नरशिप दे दी, अब क्या मतलब क्या रह गया? वो कह रहे नहीं, इसमें बात नहीं की, वो कहते इस पे बात नहीं की हमने, कोई गवर्नरशिप नहीं चाहिए, अवामी निकात है तमाम। चलें जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो धमकी आमेज खत है उससे मुतालिक न्यूज़ आपसे शेयर कर रहे हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। जुल्फ़िकार भुट्टा एडवोकेट ने तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्तदा की गई कि वज़ीर आज़म की जानिब से दिखाए गए खत की तहकीकात का हुक्म दिया जाए और साथ ही साथ अवाम को जहनी तनाव से निकालने के लिए फौरी मुदाखलत की जरूरत है। हसन अयूब मजीद तफसीलात इससे मुतालिक देंगे। जी हसन। एडवोकेट जुल्फ़िकार भुट्टा ने सुप्रीम कोर्ट से में जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी है और तहकीकात का मुतालबा किया, जिसमें इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि ये मामला जो है इंतहाई हसास और संजीदा है और धमकी अमेज खत मुतलका जो सिविल और जो फौजी क़यादत है इनको भिजवा कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहकीकात कराए। उन्होंने कहा कि इस खत की के बाद जो अवाम है उनको ज़हनी जो है तनाव है और उनको ज़हनी तनाव से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट को फौरी मुदाखलत करने की जरूरत है। तो ये दरख्वास्त दायर हुई है, लेकिन हमारे ज़राए ने गुज़िश्ता रोज़ हमें बताया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात की और उनको कहा कि जो खत का मामला है इस अदालत को इसमें मत लाया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये मामला रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदालत को सियासी मामला से दूर रखना ही जो है वो दानिशमंदी होगा। तो ये हमारे ज़राए बता रहे हैं, लेकिन अब एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी है। जी इशफाक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका हसन अयूब, आपने हमें तफसीलात दी। और भी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, वक्फे के बाद होंगी बहुत सारी स्टोरीज। वेलकम बैक। और एक खबर आपसे शेयर कर लेते हैं। वजीर आजम इमरान खान का फैसल वाडा को टेलीफोन MQM से बातचीत का टास्क दे दिया है। अब्दुल कादिर मजीद हमें तफसीलात देंगे, बताइएगा इससे मुतालिक जी। देखिए, रात MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाले मुमकिन मुआहदे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसल वाडा से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की है। फैसल वाडा आज सुबह ही इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया है कि वज़ीर आज़म ने उन्हें मुकम्मल मैंडेट और बातचीत का इख्तियार दिया है और आज वो हुकूमती टीम के हमरा MQM के वफ़द से मुलाकात करेंगे और किसी ब्रेक थ्रू की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ओके जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर, आपने हमें तफसीलात दी। बड़ी ज़ाहिर है कि एक आखिरी लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बात बन जाए। अब फैसल वाडा साहब ज़ाहिर है कि, लेकिन बड़ा मुश्किल काम होगा। लिंक्स तो होते हैं, राबते होते हैं, बातचीत होती है, लेकिन जो एग्रेसिव टोन रही है अब तक लीडर्स की, तो ये से क्या असरात होंगे देखना होगा। लेकिन शाम 4 बजे तक जो अनाउंस करना है MQM ने, लेट्स सी वो क्या अनाउंस करती है। अभी वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर ज़िंदगी रही खुश रहिए और खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।